नमस्कार। आज हम बात करेंगे नागा पे। और नागा शब्द सुनते ही आपके दिमाग में दो चीज़ें आनी चाहिए। एक होता है, एक रिलीजियस सेक्ट है साधुओं का, जो हिंदुइज्म के अंतर्गत आता है। इनको बोलते हैं नागा साधु। इनका रिलीजन में काफ़ी डोमिनेंस है और इम्पोर्टेंस है। ऐसा जो रिलीजियस फेयर लगता है ना, जैसे कुंभ का मेला ले लीजिए, तो उसमें सबसे पहले स्नान करने का राइट इन्हीं को है, और ये उसको बहुत डोमिनेंटली निभाते भी हैं। और ये अपने आप को लॉर्ड शिवा के सबसे बड़े भक्त मानते हैं। दूसरा जो है ना, वो है नागा ट्राइब, जो हमारे इंडिया के मतलब नॉर्थ ईस्टर्न सेवन सिस्टर स्टेट में छिटपुट, खास करके नागालैंड में उधर पाए जाते हैं। तो हम आज स्पेशली बात करने वाले हैं नागा ट्राइब पे। नागा साधुओं को मैंने इसलिए इंक्लूड कर दिया कि नाम एक ही है, तो आप कंफ्यूज ना करें। और नागा ट्राइब पे हम क्या बात करने वाले हैं, तो एक 2021 की घटना है जो अचानक अभी चर्चे में आ गई, क्योंकि सेंट्रल मिनिस्ट्री ने इनकार कर दिया पारा एसएफ के कमांडो पे सेंक्शन लगाने के लिए। तो उस पर, और दूसरा दूसरा जो है ना, एक आपका म्यूजियम है इंग्लैंड में, पिट्स रिवर म्यूजियम एंथ्रोपोलॉजी का। वहाँ पे इनके कुछ एंसेस्ट्रल रिमेन्स वगैरह रखे हुए हैं, जिसको लाने की बात चल रही है। तो इन दो मुद्दों पे हम आज नागा ट्राइब के बारे में बात करेंगे। तो नागा ट्राइब के बारे में जान लेते हैं। तो नागा ना एक लार्ज टर्म है। नागा क्या है? एक लार्ज टर्म है। इसके भी बहुत सारे सब ग्रुप है, और इसके बहुत सारे सब ग्रुप हैं एक्चुअली में, जिसमें से मेन आपको याद क्या रखना है? एक रखना है आगामी। आगामी देखिए, नागा एक बहुत बड़ा ट्राइब है। उसके सब ग्रुप है आगामी, कोयनक, एयू, फोम, बस बहुत सारे हैं, लेकिन ये मेन है। आगामी, कोयनाक, एयू, फोम एक्सेट्रा। तो ये नागा के सब ग्रुप है, जिसमें से सबसे खतरनाक ना इसको माना जाता है वॉरियर ट्राइब। और नागा एक्चुअली में एक वॉरियर ट्राइब है। बीहेडिंग, बीहेडिंग मतलब सर कलम करने का, मतलब ऐसा रिक्वेस्ट किया गया था, तो उस ट्रेडिशन को सबसे लास्ट में कोयनाक ने छोड़ा। बाकी सब ने छोड़ दिया। ये देख रहे हैं, ये सब इसे छपाक दे लोग सर काट देते थे। तो इस ट्रेडिशन को कोयनक ने सबसे मतलब लास्ट में छोड़ा, बाकी सारे ट्राइब्स ने छोड़ दिया था। अब हम मेटर की बात करते हैं। मेटर क्या हुआ था? जैसे उनका रेसिडेंस वगैरह देखिएगा आप, तो ये मेनली आपके नागालैंड में मिलते हैं। उसके बाद यही ट्राइब्स के जो रिलेटिव हैं, वो पूरी तरह से म्यांमार में मिलते हैं। आपके बहुत सारा रीजन में आपके अरुणाचल प्रदेश में मिलते हैं। तो ये अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड कंप्लीट और म्यांमार, इनका लैंग्वेज क्या होता है? तो वो एक खिचड़ी होता है। कौन कौन से लैंग्वेज का? तो हिंदी का, बंगाली का और आसामी का। आसामी बंगाली लैंग्वेज को मिला करके ये करते हैं, मतलब बोलते हैं उसी तरह से। तीसरी बात है कि इनका जो मेनली जो इनका ऑक्यूपेशन होता है वो फार्मिंग होता है। और सबका सबका एक हिल काउंसिल है, मतलब इनको हिल ट्राइब की तरह ट्रीट किया जाता है। तो सबका, सारे जो सब ग्रुप है उनका हिल काउंसिल है। बट कोयनाक जो है ना, कोयनाक का एक हेड होता है, मतलब हेड वॉरियर। तो उसने अभी तक अपने ट्रेडिशन को बचा करके रखा है। अब मेटर क्या हुआ था? तो 2021 में ना, 2021 में पैरा एसएफ को इंफॉर्मेशन मिली कि म्यांमार के तरफ से मिलिटेंट्स आने वाले हैं। तो ये लोग क्या थे कि बॉर्डर के 100 किलोमीटर, मतलब म्यांमार और इंडिया के बॉर्डर के 100 किलोमीटर अंदर रह करके ये लोग वेट कर रहे थे। तो कोल माइंस वर्कर जो है ना, वो उधर से आ रहे थे। इन्होंने अनजाने में माइंस वर्कर को ये जान करके कि यही मिलिटेंट्स हैं, इन्होंने फायर ओपन कर दिया। वहां पे 6 आदमी की डेथ हो गई, मतलब 6 नागालैंड के आदमियों की डेथ हो गई। उसके बाद जो विलेज सर्च पार्टी है, उनका ग्रुप है कि अभी तक वो काम करने गए थे, वो आए नहीं। तो विलेज सर्च पार्टी जब खोजने के लिए निकली, तो उनको पता चला, तो उन्होंने पारा एसएफ कमांडो पे हमला कर दिया। उस समय 7 सिविलियन मारे गए और एक कमांडो मारा गया। 7 सिविलियन मारे गए और एक कमांडो मारा गया। उसके बाद यही आए कोयनक, जो उनका सब ग्रुप है, वॉरियर ग्रुप। उनसे मतलब उन्होंने फिर हमला कर दिया, और हमला करने में एक और मारे गए सिविलियन। इस तरह से टोटल ये कितने मारे गए? 14 सिविलियन मारे गए थे। 14 सिविलियन मारे गए। अब जो वहाँ की नागालैंड की जो गवर्नमेंट है वो हरकत में आई। उसने एसआईटी फॉर्म किया। उसने क्या किया? एसआईटी फॉर्म किया, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने इन 30 को, मतलब जो बटालियन है, ये पारा एसएफ की कौन बटालियन है? 21 कॉर्प्स। तो 21 कॉर्प्स के 30 मेंबर को इसने एकाउज घोषित कर दिया। अब यहां पे रोल आ जाता है ना आसफा का, आफ्सा, आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट 1958, इसका रोल आ जाता है। इसके जो आर्टिकल है ना, कुछ आर्टिकल विवादास्पद है।
तो आप याद रखिएगा जो आर्टिकल मतलब आर्टिकल या सेक्शन बोल लीजिए, सेक्शन 3, सेक्शन 4 और सेक्शन 7 याद करने का बहुत अच्छा तरीका है। 4 3 7 मतलब 3 4 और 7 ऊपर वाले दोनों को ऐड कर देंगे तो 7 हो जाएगा। तो अभी तक क्या स्टोरी थी, 14 सिविलियन मारे गए। पारा एसएफ के 21 बटालियन से 30 को, जो स्टेट की एसआईटी है उसने ये कहा कि 30 के 30 एकआउट है। अब आसफा का जो रूल है, आसफा का सेक्शन 3 ये कहता है कि डिस्टर्ब एरिया का कोई वहां पे एक्सप्लेनेशन या डेफिनेशन नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट जिस भी एरिया को रिकॉग्नाइज करती है ये डिस्टर्ब एरिया है, वहां पे वो आफसा लगा सकती है। पहला चीज तो यहां पे दिक्कत क्या है कि व्हाट इज डिस्टर्ब एरिया। डिस्टर्ब्ड एरिया जो है वो क्लियर नहीं है, मतलब इसको एक्सप्लेन नहीं किया गया है। ये पूरी अथॉरिटी सेंट्रल होम मिनिस्ट्री के पास है। अगर वो कह दे कि ये डिस्टर्ब एरिया है तो डिस्टर्ब एरिया है, पहली बात। सेक्शन 4 क्या कहता है, ये पावर देता है आर्मी ऑफिशियल्स को। आर्मी ऑफिशियल्स या सेमी जो भी वहां पे फोर्सेस लगी हुई हैं उनको ये पावर देता है कि आप किसी को बिना वारंट के अरेस्ट कर सकते हो, पूछताछ कर सकते हो और इवन की गोली चला सकते हो। तो ये पावर देता है आर्मी पर्सनल्स को। सेक्शन 7 क्या कहता है कि भले इन पे केस आप मतलब ये स्टेट में काम कर रहे हैं तो स्टेट गवर्नमेंट ने ये कोशिश छानबीन करके इन्वेस्टिगेट करके इनको एक आउट घोषित कर दिया कि आप में ही कमी थी, आपकी ही गलती है, आप 30 की गलती है, आपने गलती से उनको मतलब मार दिया, तो भी आपको ऑर्डर लेना पड़ेगा सेंट्रल मतलब डिफेंस मिनिस्ट्री से। डिफेंस मिनिस्ट्री से आपको ऑर्डर लेना पड़ेगा इन पे कार्रवाई करने के लिए। और डिफेंस मिनिस्ट्री ने इस केस में इनकार कर दिया है। फिर से मैं बता देता हूं, देखिए आपसा जो 1958 में हुआ था डिस्टर्ब एरिया को कंट्रोल करने के लिए, मतलब इंसर्जेंसी और मिलिटेंसी वगैरह को, तो सेक्शन 3 ये कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट है वो किसी भी स्टेट के किसी भी पार्टिकुलर एरिया और इवन पूरा स्टेट को डिस्टर्ब एरिया घोषित कर सकती है बिना पूछे हुए खुद स्टेट से। स्टेट का इसमें कुछ मतलब काम नहीं है, स्टेट का कोई अधिकार नहीं है। चौथा ये कहता है कि कोई भी आर्मी पर्सनल जहां पे आफसा लगा हुआ है वहां किसी भी मेंबर को पकड़ सकता है बिना वारंट दिखाए, बिना बताए, और किसी की तलाशी ले सकता है घर में घुस करके। और सेक्शन 7 क्या कहता है कि अगर वो एकाउज्ड हैं, आपको साबित भी हो जाता है, फिर भी आपको प्रायर परमिशन लेना पड़ेगा डिफेंस मिनिस्ट्री से। अगर डिफेंस मिनिस्ट्री ये कह देती है कि नहीं इन पे कार्रवाई नहीं होगी तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो यही मुद्दा के चलते पहला कारण है जो नागा 221 में जो हुआ था इस पे। अब बात आती है कि ये दूसरा चीज क्या है। तो जो आपका पिट्स रिवर म्यूजियम है एंथ्रोपोलॉजी का, वहां पे ह्यूमंस रिमेन्स भी रखे गए हैं। जैसे यहाँ पे नागाओं को पता चला है, नागा ट्राइब को, कि उनके एंसेस्टर के फिंगर्स, स्कल वगैरह, स्कल ट्रॉफी जो भी है वो सारा चीज रखा हुआ है। तो इसको वापस लाने की बात चल रही है और वो मदद भी कर रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि वो बोल रहे हैं कि हम नहीं देंगे, वो रख करके क्या करेंगे। और इनको ये बुरा लगता है कि इस चीज को हर जगह वर्ल्ड लेवल पर ऐसा डिस्प्ले करके दिखाया जाता है। इनमें भी जो रिमेन्स पार्ट रखे हुए हैं इनके एंसेस्टर के, उनमें भी कोनाइका के जो सब ट्राइब है उसके सबसे ज्यादा रिमेन्स है। तो लेकिन ये प्रोसेस बहुत डिले होता है, इसमें बहुत सारे दिन लग जाते हैं। क्या किसी और कंट्री के ट्राइब्स का रखा हुआ है और उन्होंने वापस लिया? तो जी हाँ, लिया है। एक लिया है आपका न्यूजीलैंड से। न्यूजीलैंड में मिरोरी ट्राइब्स और ऑस्ट्रेलिया का तास्मेनियन ट्राइब, ये दोनों नाम आपको याद रखना है। न्यूजीलैंड में कौन सा ट्राइब मिलता है? तो मिरोरी ट्राइब, और आपका ऑस्ट्रेलिया में तास्मेनियन ट्राइब। तो इनके जो रिमेन्स रखे हुए थे इनको वो लोग वापस लेके चले गए हैं और उनको कितना समय लगा? 20 साल का समय लगा। तो ये प्रोसेस काफ़ी स्लो है। अब देखिए हमारे नागा ट्राइब का जो वहाँ पे एंसेस्ट्रल रिमेन्स पड़ा हुआ है उस म्यूजियम में, उनको कब तक मिलता है। और एक बात मैं बताना भूल गया, यहाँ पे जो आफ्सा लॉ है ये सबसे पहले कहाँ लगा था? तो ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में ही लगा था, ये भी याद रखने वाली बात है। दूसरा कहाँ लगा था? तो पंजाब में। अब तीसरा चौथा का कोई मतलब नहीं है, कश्मीर में भी लगा हुआ था। जिस भी क्षेत्र को गवर्नमेंट ये बोल देती है, अभी देखिए अभी क्या हुआ कि उत्तर प्रदेश में
पुलिस कस्टडी में अतीक अहमद और उनके भाई का मर्डर कर दिया गया, उनको किल कर दिया गया, कोल्ड ब्लडेड मतलब खतरनाक तरीके से फिल्मी स्टाइल में उनको किल कर दिया गया। तो किल कर दिया गया, अगर वहाँ पे गवर्नमेंट बोल दे कि ये डिस्टर्ब एरिया, तो आफसा लग जाएगा। मतलब अभी 144 धारा तो चारों तरफ वहाँ पे बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में लगी हुई है कि कुछ करनामा ना हो जाए। तो ये सारी चीज़ है। तो ये बात कर रहे थे नागा ट्राइब का। वैसे भी अब नागालैंड जो है वहाँ पे इनकी जो रोमन लैंग्वेज में ये लिखते हैं। अब ये अंग्रेजी जान गए हैं, क्योंकि जब से ब्रिटेन मिशनरी और अमेरिका ने वहाँ पे क्रिश्चियनिटी को फैलाया, तो नागालैंड में तो 90% 92% क्रिश्चियनिटी हो गया, उन्होंने अपना धर्म चेंज कर लिया। तो कहीं ना कहीं ये हमारे नेटिव ट्राइब के लिए भी प्रॉब्लम का इश्यू होता है। इसके लिए भी गवर्नमेंट को करना चाहिए, एक रूल लगा दो कि आपको हम ट्राइब मांगेंगे ही नहीं, आपका हिल काउंसिल होगा ही नहीं अगर आप क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाते हो। तो ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। मतलब एक तो ट्राइब्स इंजॉय करो, उसके बाद आप दूसरे धर्म में चले जाते हो, ये अच्छी बात नहीं है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।